नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और आज 5 की बात में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और सवाल यह है कि क्या यूपी का जो किला है वो दरक रहा है? क्या पिछड़े जो हैं वो बीजेपी से मायूस हैं? क्या ये योगी सरकार की नाकामी है जो इस्तीफे हो रहे हैं? और चुनाव से पहले इस तरह की जो भगदड़ है वो क्यों मची हुई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ने का इरादा किया है। इनमें 3 बार के विधायक रोशन लाल, 4 बार के विधायक भगवती सागर और पहली बार विधायक बने ब्रजेश प्रजापति शामिल हैं। ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका सपा में स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सपा में स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना योगी और बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है? चुनाव के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वी यूपी के ओबीसी दिग्गज हैं। ओबीसी वोटों के झगड़े में मौर्य का जाना सपा का फायदा जरूर है। गैर यादव ओबीसी को लुभाने की बीजेपी की रणनीति में मौर्य अहम थे। अखिलेश गैर यादव ओबीसी को लुभाने में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले ही सपा में जा चुके हैं। राजभर भी प्रभावी गैर यादव ओबीसी नेता हैं। मौर्य के साथ 3 और ओबीसी विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है। मैंने उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। टिकट की लड़ाई नहीं, लड़ाई है कि भारत को स्वर्णिम भारत कैसे बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं। तो ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की भगदड़ क्यों मची है? आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी नेता हैं वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि शायद उस पार्टी लगता है कि ऐसा इस तरह का एक परसेप्शन होता है कि शायद वो पार्टी जो है वो फायदे में है या वहां जाना जो है वो फायदे का सौदा होगा। तो इसलिए ये सवाल अहम है कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है और इस तरह से नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना क्या संदेश देता है। एनडीटीवी से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी को 14 साल के वनवास से निकालकर यूपी की सत्ता में बिठाया, लेकिन इसके बाद उनकी बातें अनसुनी की जाने लगी। सर ये बताइएगा, 2016 से पहले आप बीएसपी से बीजेपी में गए, आप समाजवादी पार्टी में गए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों पार्टी बदलते हैं? जब मैं बीएसपी छोड़ा था, छोड़ने के दिन तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 थी। आज उसका कहीं अता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया। बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया? आज उनको क्यों याद आ रहा है? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी
तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखते हैं, उनसे क्यों मिले अखिलेश यादव से? अब अभी हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। इस इस्तीफे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नीता शर्मा, बीजेपी मुख्यालय में है जहां पर यूपी बीजेपी की बैठक चल रही है। और यूपी बीजेपी चुनाव के पहले उसके लिए खबरें अच्छी नहीं रही हैं, बल्कि एक बड़ा झटका है और कुछ संकेत भी देता है। ये जो बैठक है काफी अहम है। नीता, क्या जानकारी आ रही है वहां से? बिल्कुल, लगभग ये बैठक में डिसाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट 2 फेजेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो हैं उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि जो ये लिस्ट है, जो पहली लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसमें 140-150 लोगों के नाम जो हैं वो शामिल होंगे। उन्हीं पर जो है वो चर्चा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपना भी फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन ये जो आज स्वामीनाथ मौर्य के निकलने की जो बात है कि ये बीजेपी के लिए एक झटका थी, ये बात सही है। लेकिन बीजेपी को इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी। काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी कि वो अलग होने वाले हैं। आज वो अलग हो गए। उनके साथ कई नेता जो हैं वो भी अलग हुए हैं। ये चर्चा है, जो इनसाइडर्स हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि किन लोगों को टिकट देगी बीजेपी और किन लोगों को जो है वो टिकट काटे जाएंगे। तो कई लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनमें से भी हैं जिनके कहने पर, क्योंकि ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार के कई और लोगों को वो लोग जो हैं टिकट्स चाहते थे। बीजेपी उन सबको अकोमोडेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी का खुद का भी एक काडर है जिसने इतने साल वहां पर काम किया है। तो उनको भी ये बात की उम्मीद है कि पार्टी उनको भी जो है उम्मीद से जो है टिकट देगी। तो कई बातें हैं जो जिनके ऊपर ये जो चर्चा है वो चल रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं और जो लंबी मीटिंग जो है ये कहा जा रहा है चलेगी और देर रात तक चलेगी। नगमा जी, शुक्रिया आपका नीता। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले इस तरह की अफरा तफरी क्यों है, ऐसी भगदड़ क्यों है, क्यों पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं नेता? बीजेपी के लिए क्या ये चिंता की बात है? समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा? हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं महेश वर्मा, जो नेता हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रविकांत, राजनीतिक विश्लेषक। महेश जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। नेताओं का छोड़ना पार्टी के लिए आप लोगों को पहले से जानकारी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जाना इतने सारे नेताओं का चुनाव के ठीक पहले किसी तरह की कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? अभी हाल में ही नगमा जी, मैं 9 सितंबर के आसपास का एक रिपोर्ट एडीआर का मैं देख रहा था। उसमें 650 सांसद लगभग 2014 से लेकर 2021 तक डिफरेंट पार्टियों को छोड़कर और दूसरी पार्टियों का उन्होंने दामन पकड़ा। तो उसमें जो है बीजेपी को मैं समझता हूं कि 37% सबसे ज्यादा बीजेपी में उन लोगों ने ज्वाइन किया। तो मैं इस चीज के लेकर कहीं ये नहीं समझता हूं कि ये कोई बीजेपी के लिए जो है कोई इस तरह की चीज है कि अभी हमारे जो 2-4-5 लोग बीजेपी में आ रहे थे पहले, जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा लोग बीजेपी में आए, इसलिए कि लग रहा था कि बीजेपी में आएंगे तो शायद बीजेपी का उभार है और उनका फायदा होगा। छोड़ने का क्या संकेत है? देखिए, छोड़ने का जो है ना, ये जो लोग हैं जो अपने राजनीतिक जमीन की तलाश में हमेशा रहते हैं और अपनी राजनीतिक एक आप ये कह लीजिए कि उनका कहीं राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसके लिए उनको सबसे ज्यादा आप मान रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य यहाँ पर असुरक्षित था? जो कह रहे हैं मौर्य जी इस समय कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमने बीजेपी को यहां पर सत्ता में लाकर बिठाया। वो ओबीसी वोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुनी कर दिया गया। नहीं, अगर वो इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े पिछड़े वर्ग के वो अपने को स्थापित नेता समझते हैं, तो उनको चाहिए था कि बीजेपी ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों में स्थापित होते। उनकी कहीं ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। बीजेपी ने भरसक प्रयास किया कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर और वो सारी चीजें उनके साथ जोड़ी गई जिससे कि वो एक अपना बीजेपी का और अपना एक जो इकबाल है वो स्थापित करे।
लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। स्वामी अब प्रसाद सवाल मौर्य ये अगर है बड़े नेता कि नहीं जो थे हमारे या लिए- उनके साथ वो ओबीसी वोट नहीं है, तो इस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है कि फैसला गलत हो सकता है, आइए मिलकर बात करें। आप कह रहे हैं कि वो नेता इतने बड़े बन ही नहीं पाए तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि बीजेपी को उनको जाने देने से कोई नुकसान नहीं है, या कोशिश होगी कि किसी तरह से वो पार्टी में बने रहें? अभी भी कह रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गठन के उपरांत जो है, बहुत हमारे नेता जो है गए भी आए भी, ऐसा नहीं है। और बहुत लोगों ने दावा किया कि भाई बीजेपी के निर्माण में या बीजेपी के उत्थान में या बीजेपी के स्थापना में जो है और बीजेपी के जो सस्टेनेबिलिटी है वो उनकी वजह से है। बीजेपी वैसी संगठन नहीं है, कोई परिवार या कोई एक व्यक्ति या कोई एक व्यक्तित्व की वजह से नहीं चलता है। व्यक्ति ये बीजेपी एक संगठन है, यहाँ जो भी आता है हाँ। उस संगठन में ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई कि संगठन है, इसमें से लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नेता इतना बड़ा नहीं है, संगठन से ऊपर नहीं है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी को चुना है बीजेपी के नेताओं ने, तो समाजवादी पार्टी को जो चुनना है उनको जाहिर है कि उनको अपनी राजनीतिक जमीन मिल रही है, पर आप लोगों को लगता है कि ये वोट साफ कह रहे हैं महेश वर्मा जी कि इनके जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई खास बड़े नेता ये ओबीसी के थे नहीं, तो ओबीसी वोटों की जो बात हो रही थी उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा आने। आप कैसे देखते हैं उनकी इस एंट्री को? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं बनने देनी। तो इन सबको पता चल गया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज का बहुत नुकसान किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो ये तय किया है, तो इन नेताओं का समाजवादी पार्टी में आना भी यही दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं लौट रही, इसलिए ये छोड़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय किया है कि जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में दिया है। आप देखिए, इनके एक प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ये अंधकार है, मौर्य समाज को ही अपमानित कर रहे हैं, मौर्य समाज को अंधकार बोल रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उसकी माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप पूरे मौर्य समाज को अंधकार बोल रहे हैं, अभी तक अंधकार नहीं थे, आपका साथ छोड़ा तो अंधकार हो गए। एक कोई व्यक्ति पार्टी में आता है, पार्टी से जाता है, लेकिन आप किसी पूरे समाज को अंधकार बोल देंगे आप कि मौर्य अंधकार है? ये अंधकार है मौर्य समाज? ये आपको वोट के माध्यम से बताएगा चुनाव में 2022 में, जिसको आप अंधकार बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए मौर्य समाज से, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आप उनको अंधकार कैसे बोल सकते हो? एक समाज को कैसे अंधकार बोल दोगे? आपके लिए प्रकाश लेकर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? इसमें देखिए, समाजवादी लोग हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में हर वर्ग को कैसे सम्मान मिले, हर जाति हर धर्म का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, उत्तर प्रदेश को कैसे उन्नति के पथ पे लेके जाएं, ये समाजवादी ने हमेशा इस पे काम किया है। और ये सभी अब जानते हैं कि समाजवादी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है, जो हमने काम करके दिखाया है। आपने भी देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी का विजन था, जैसे हमने एक्सप्रेस वे बनाया था, यहाँ पे हमने 100 डायल, मेट्रो, स्टेडियम, रिवर फ्रंट या समाजवादी पेंशन या लैपटॉप दिया था। किया है तो समाजवादी पार्टी फिर सत्ता से बाहर नहीं जाती, तो होता रहता है, एक सत्ता में आते हैं, एक सत्ता से बाहर जाते हैं। अभी बीजेपी है, बीजेपी सत्ता से जाएगी, हो सकता है आपकी वापसी हो सकता है ना हो, पर इस समय पार्टी से जो नेता निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, रवि कांत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस भगदड़ को आप कैसे देखते हैं? अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के पहले जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो कुछ एक संकेत होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जी, मुझे लगता है कि पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से भी ज्यादा जमीन की सही जानकारी नेताओं को होती है। और जब चुनाव के ठीक पहले जब इस तरह की भगदड़ होती है तो ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जहां वो छोड़ करके जा रहे हैं उधर जनता में पकड़ कमजोर हो रही है, और जिस तरफ वो जा रहे हैं उसे जनता पसंद कर रही है। और इसे आज 4 विधायकों का इस्तीफा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि उसके पहले से भी 1-2 विधायक पहले भी टूट करके आ चुके हैं। सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौर पहले आ चुके हैं। तो इधर जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक आए हैं, ये तो ज्यादातर लोग बीएसपी के जुड़े हुए हैं जी। महत्वपूर्ण यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांशीराम साहब के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। 1984 में जब बीएसपी बनी उस समय वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, 5 बार विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता सदन रहे, कैबिनेट मंत्री रहे,
भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के इस समय समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और एक लंबी फेहरिस्त है इस समय समाजवादी पार्टी में जुड़ने वालों की, चाहे वो रामअचल राजभर हो, प्रकाश राजभर हो, लालजी वर्मा हो, ये तमाम जो नेता हैं वो बहुजन आंदोलन से जुड़े रहे, कांशीराम के आंदोलन से जुड़े रहे, बीएसपी के साथ जुड़े रहे। तो ये एक तरह से एक शिफ्टिंग है। जो इधर मायावती कमजोर दिख रही हैं, बीएसपी का कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा है और लोगों ने थोड़ा सा मान लिया है इस बात को कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ रही है ठीक ढंग से जी। तो बीएसपी के लोग ज्यादातर शिफ्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। और अखिलेश यादव ने इस बीच में, माने अगर साल भर के दौर को हम देखें तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी लगाई अपने कार्यालय में लोहिया के साथ। तो वो सामाजिक न्याय की राजनीति के अगुआ बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि तमाम पिछड़ी जातियों के नेता आप इस फेहरिस्त में देखेंगे तो ज्यादातर पिछड़ी जातियों के नेता हैं और यही पिछड़ी जातियों के जो नेता आए थे बीजेपी के साथ, जो सामाजिक समीकरण बनाए थे बीजेपी ने, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। 312 और गठबंधन को 325 सीटें मिली थी जी। मुझे लगता है कि इस समय ओबीसी की पॉलिटिक्स पर अखिलेश यादव ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यही कारण है कि जिन्हें अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि साहब पिछड़ों को, दलितों को न्याय नहीं मिला जी। महेश जी, आप इस पर जवाब देंगे इस आरोप पर, और जिस बात को रविकांत जी ने भी उठाया है कि ये आरोप है कि पिछड़ों को वहां पे न्याय नहीं मिला है, किस तरह से उनको नजरअंदाज किया गया है। दूसरे की ये अकेले नहीं है, ये 4 लोग जो अभी निकल के जा रहे हैं, इसके पहले और भी लोग गए और ये भी महत्वपूर्ण है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। जैसे आप राजभर जी की ही बात कर लें तो वो प्रभावी गैर यादव ओबीसी नेता हैं और वो बीएसपी को नहीं चुनते हैं और उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ रहे हैं तो क्या ये अहंकार नहीं होगा मानना, ये कहना सिर्फ कि जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये गैर यादव ओबीसी वोट के लिए ये नेता जो हैं वो अहम थे, या आप कह रहे हैं कि आपके लिए वो वोट अहम है ही नहीं? देखिए नगमा जी, इससे बड़ा गठबंधन जो है ना पिछली विधानसभा में था। बुआ और बबुआ के साथ जो है कांग्रेस भी थी और एक बड़ा ये उस समय जो एनालिसिस इसी तरह का दिया जाता था कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समीकरण है, ये 72% है, 72% वर्सेस 28% है, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बात ये नहीं है, ये सारी चीजें तो अभी ये फॉर्मूला कैसे बदल गया है? नहीं, जब मुख्यमंत्री जी ने कल नया फॉर्मूला दिया वो है क्या? क्या नगमा जी फिर से सवाल करिए। मैं कह रही हूँ कि ये फॉर्मूला जो आप अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 77% है, 78% है, अब वो क्या बदल गया है? वो अब मुख्यमंत्री जी ने एक नया फॉर्मूला कल दिया था। बिल्कुल 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 2014 के बाद जो है ना इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा प्रधानमंत्री ने दूसरे ही पथ पे डाल दिया। अब क्या है कि एक 1967 योगी जी ने कल 80% बनाम 20% की भी बात की थी। देखिए 80% और 20% की जो बात की उनके लिए कहा था जो 20% पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम तो अभी भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं, 80% जो है वो आपके साथ है ये कह रहे हैं। और इसलिए आप ये भी कह रहे हैं कि अभी जो बाकी ये जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अनदेखी की गई है पिछड़ों की, दलितों की, मैं वापस आऊंगी इस चर्चा पे। मैं आपका जवाब लूंगी इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेंगे इस समय और ब्रेक के बाद इस पर हम वापस आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से और इस्तीफा लेकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और आज मौर्य से शुरुआत है और देखेंगे और ये कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा। भाई लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए। जिस तरह की बात वहाँ कही गई, जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का, इसमें कोई सच्चाई नहीं,
ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश वर्मा, बीजेपी नेता, और रविकांत, राजनीतिक विश्लेषक। और महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपने सुना शरद पवार को कह रहे हैं कि अभी एक एक करके नेता जुड़ते जाएंगे, जनता का विश्वास जो है वो खिसक गया है, इसलिए इस तरह ये जो मूवमेंट है वो दिखेगा। तो आप क्योंकि 4 लोग अभी गए हैं, कुछ और लोगों की अटकलें भी बनी हुई हैं कि छोड़ सकते हैं और सारे के सारे समाजवादी पार्टी में ही जा रहे हैं, तो आपको चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है? नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ये मैं कहूंगा कि भाई हमारे पार्टी से अगर ये लोग जा रहे हैं तो हम इसको अच्छी खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये इनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी कहीं ये समझ रही थी कि ये एक परफॉर्मर के तौर पे, एक एसेट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी से कभी इनके उस तरह चुनाव के जो कहा जाता है महेश जी कि एक परसेप्शन बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह का परसेप्शन और परसेप्शन का खेल है, कैसी चुनावी हवा बनती है। ऐसे में एक पार्टी को छोड़कर जो सत्तारूढ़ पार्टी है और दूसरी पार्टी में जाना, आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी के लिए ये भी एक, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है तो उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ये नॉन परफॉर्मर है, पर वो परसेप्शन में किस तरह का फर्क डालते हैं रविकांत जी? क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है यहां से वहां जाने का, 4 लोग और उसके पहले और भी लोग गए हैं और अटकलें ऐसी हैं कि और भी लोग जाएंगे, और दूसरी बात जो आपने पहले कही भी थी कि ज्यादातर लोग जो है वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के लिए ये क्या संकेत है? और लग रहा है कि जितना मजबूत वहां का बीजेपी का संगठन है, और जैसा महेश जी कह रहे हैं कि नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, पर ये आपको क्या लग रहा है जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ कितना ओबीसी वोट जुड़ा है? उनके जाने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? उनको नॉन परफॉर्मर माना जाए अगर कि उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, उनके साथ जमीनी ताकत ज्यादा नहीं है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि मौर्य साहब को अगर दलित और पिछड़ों की चिंता थी तो निश्चित रूप से जिस समय 69,000 भर्तियों का में आरक्षण को डाइल्यूट करने का मुद्दा आया था, उस समय उनको खड़े होना चाहिए था। या दलित महिलाओं पर अत्याचार हुए, या प्रतापगढ़ में कुर्मियों के खिलाफ एक तरह की प्रताड़ना हुई, उस समय भी उनको खड़े होना चाहिए था। तो ये तो सीधे तौर पर ये लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो जो ये साफ है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप वहां पर एक पत्रकार के तौर पे ये देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर जो है वो है वहां पर। निश्चित रूप से, और सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार चलाई है, ज्यादातर मुझे लगता है कि महेश वर्मा जी मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनके विधायक और मंत्री भी खुश नहीं थे उनके अपने कार्यकलाप से। आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में तकरीबन 200 विधायक सदन में ही बैठ गए थे योगी सरकार के खिलाफ। तो समझ सकते हैं कि विधायक हो चाहे मंत्री हो, वो नाराजगी उनकी रही है, वो नाराजगी दूर नहीं हुई है इस बीच में। हालांकि ये बात जरूर है, योगी सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार चलाने के ढंग पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लोगों का जाना। और आपको ये लग रहा है कि इन लोगों के जाने से, अगर ये बहुत कद्दावर नेता ना भी इनको हम माने, जैसा महेश जी कह रहे हैं, बीजेपी को नुकसान होगा चुनाव के? निश्चित तौर पर भले ही मौर्य साहब एक अपनी विधानसभा में जीत हासिल करें, लेकिन परसेप्शन एक बनता है। इस समय ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो परसेप्शन बन रहा है कि साहब बीजेपी कमजोर हो रही है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और समाजवादी पार्टी की तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं, इस परसेप्शन का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी महेश को जी, आखिरी कमेंट आपसे। परसेप्शन बन रहा है, योगी सरकार या उनके सरकार चलाने के तरीके पर ये सवाल खड़े कर रहा है। देखिए नगमा जी, जो काम करेगा उसको पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अब ये वर्ग और जाति की राजनीति जो नहीं रही इस देश में। 1967 में साउथ में जो सोशल रेवोल्यूशन और समाजवाद के नाम पर जो किया गया, उसके बाद मंडल का जो एक सोशल रेवोल्यूशन 89 में आया, वो बिल्कुल उसकी दशा और दिशा अब चेंज हो चुकी है। या वो किसी भी वर्ग का नेता हो, किसी भी जाति का नेता, जब तक उस जाति और वर्ग के लिए काम नहीं करेगा और वो काम दिखेगा नहीं और जनता
जब तक उसको एहसास नहीं करेगी, और ये चीज जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे पब्लिक से, तब तक आपका किसी भी पार्टी में होने का कोई औचित्य नहीं, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। अब रही बात ये रविकांत जी, हम भी पत्रकार रहे हैं, वर्षों बरस हमने भी उत्तर प्रदेश में काम किया है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी तक अगर तुलनात्मक आप चीजों को देखेंगे तो अखिलेश सपा के टाइम में, बसपा के टाइम में और बीजेपी के टाइम में अंतर लोग समझते हैं। और उस अंतर को अगर समझ के, अगर सिर्फ आप यही मानकर चलिए कि आज की डेट में जो सर्वे भी आए हैं वो भी कहीं इनको कहीं जिता नहीं रहे हैं, वो भी कहीं इनको ये नहीं कह रहे हैं कि इनके लिए कोई परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया या एक परसेप्शन। अब ये जो नेता हैं ये परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि जो पब्लिक है जिस तक काम पहुंचा है वो परसेप्शन क्रिएट करेगी। महेश जी, बतौर एक पत्रकार यही बात कह रहे हैं, बतौर एक पत्रकार के यहाँ पर ये परसेप्शन ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, या सत्ता विरोधी लहर जो है वो योगी सरकार के खिलाफ है। बहरहाल ये लहर है या नहीं है, लेकिन अभी आपके नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है और चिट्ठी लिखी है उसमें साफ लिखा है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी जो है उनके प्रति जो रवैया रहा है सरकार का वो सही नहीं रहा है। दिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। ओके, तो एक लेकिन ये परसेप्शन जरूर दिखता है सामने लोगों को। आप कह रहे हैं लोग आपके साथ हैं, ये देखना होगा। चुनाव में बहुत समय बाकी नहीं है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पर इस समय जो नेता छोड़कर जा रहे हैं उससे ये एक परसेप्शन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वहां से नेता छोड़कर इस समय अगर दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं तो सवाल जरूर उठता है कि जो नाराजगी या चुनाव के पहले ये क्या संदेश और क्या संकेत है इस पार्टी के लिए। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। किसान नेता राकेश टिकैत का ये मानना है कि यूपी चुनावों में किसान एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि चुनाव को लेकर किसी भी दल से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान तेज हो रहा है। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है पिछले कुछ साल में, इस बार राकेश टिकैत के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखो, उत्तर प्रदेश 5 उसमें चुनाव है पूरे देश भर में, और उत्तर प्रदेश में पूरे में चुनाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, पूरे प्रदेश में है चुनाव। और चुनावी जो मुद्दे हैं वे गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, इनके सबके मुद्दे हैं। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, ये सारे इशू रहेंगे। खास करके हम किसान की बात करें और पूरे उसमें फसलों के दाम का बड़ा सवाल है। एमएसपी पे खरीद हो, वो एक बड़ा सवाल रहेगा। गन्ने का भुगतान का रहेगा, गन्ने का रेट का रहेगा, और पूरे प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, वो एक बड़ा इशू यहाँ पर रहेगा। बेरोजगारी, तो ये सारे इशू हैं। एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी, ये ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था जी। आप कैसे देखते हैं, अभी तक इस पर कोई ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाया? हाँ, हुआ नहीं, और ये एक समझौते के आधार पे बातचीत सरकारों से हुई थी, और 15 तारीख को एसकेएम की बैठक है, उसमें आगे की रणनीति बनेगी। अभी तो क्योंकि 2 महीने हैं, चुनाव चल रहा है, वो कमेटी बनाएगी नहीं बनेगी, क्या अभी होगा, तो हम 15 तारीख में इसमें पूर्ण रूप से फैसला लेंगे। अब 15 तारीख को फैसला 15 तारीख में लेंगे। 15 तारीख को फैसला लेंगे। पर आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन हुआ, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों के भी किसानों ने भी भाग लिया था, आपको लगता है कि ये इस आंदोलन का कहीं ना कहीं एक छाया है पूरे चुनावी प्रक्रिया में? बिल्कुल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आज किसान का नाम ले रही है, अपने घोषणा पत्र में किसान की चर्चा करती है। माइक पे, मंच पे जाएंगे तो प्रेस के लोग उनसे सवाल पूछते हैं किसान के बारे में, गांव के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो ये सारे सवाल आज पॉलिटिकल पार्टी से पूछे जा रहे हैं। पहली बार आपको लगता है कि किसानों के से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सबसे अहम बनकर उभरे हैं? बिल्कुल उभरे हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री कहीं जाता है, तो किसान का नाम जरूर आता है। तो इस आंदोलन से यह हुआ कि किसान का नाम चर्चा में आया है। चर्चा में आया है। एक तस्वीर की भी बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में, जो 23 दिसंबर को जो हवन कार्यक्रम था चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी में, आप जयंत चौधरी के साथ थे किसान घाट पर।
कितना महत्वपूर्ण है वो तस्वीर, बहुत चर्चा वो इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली में कोई भी हमन और वो होते हैं जिनकी समाधियां बनी हुई वो दिल्ली सरकार के अंडर में बसता है, और दिल्ली सरकार ही पूर्ण रूप से प्रोग्राम करती है। वहां पे जाना चाहिए। वहां पे देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल में वहां पे नहीं गए, तो उनको जाना चाहिए था। वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के स्थल वहां पर बना हुआ है, तो वे नहीं गए। अगर कोई दूसरा जा रहा है तो उस पर ऐतराज क्यों? जाना चाहिए, उनके परिवार से मिलना चाहिए। हमन में हारी बीमारी में एक दूसरे से मिलना चाहिए। एक और सवाल जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल और राकेश टिकैत के बीच में बातचीत चल रही है चुनावों को लेकर, कहीं इस बात की भी मीडिया के नहीं, हमारा कोई वो नहीं है, ना हमारी किसी से कोई बातचीत चल रही। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी है उसको बात कर रही है तो हमसे बात कर सकता है। तो बातचीत किस चीज पे करेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी पॉलिटिकल आदमी है जिसकी सरकारें हैं, हम सरकारों से बात हम भी करते हैं। हाँ, वे तो सरकार में ही नहीं, तो हम तो सरकारों से भी बातचीत करते हैं। तो बातचीत देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को सबसे आपस में करनी चाहिए। बातचीत में कोई कहा जा रहा है कि विचारधारा बहुत एक समान है, राष्ट्रीय लोकदल की भी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की भी। नहीं, ऐसा है नहीं। जो भी किसानों की राजनीति करता है, वो चाहे लोकदल हो, वो चाहे बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि हम भी राजनीति करते हैं, दूसरे हो, तो सब बात करते हैं। बातचीत करना कोई देश में बैन नहीं है। हमेशा सब पार्टी हमारे से बात करती है। तो राष्ट्रीय लोकदल से भी बातचीत हो रही है। कह रहा हूँ कि हम सब पार्टी से बात करते हैं, क्यों बात ना करें? जिनका घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, बीजेपी के हो रहे हैं तो उसके भी हो रहे हैं, कांग्रेस वालों के भी हो रहे हैं, आप पार्टी का भी। हम सबको कह रहे हैं कि किसानों के एजेंडे अपने घोषणा पत्र में डाल लो, तो क्यों बात ना करें किसी से? हमने सबसे बातचीत करी है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व से भी बात हमने ये कहा है कि हमने सबसे बातचीत करके उनको कहा है, सब पार्टी को कहा हमने कि अपने घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर का, किसान का नाम लो। हमने सरकार को भी कहा है, जो मौजूदा सरकार है, हमने कहा कि बिजली के रेट महंगे हैं, आप उसको कम करो। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ में हैं। बातचीत करना किसी के साथ नहीं होता। ओके, वो सिर्फ मुद्दों के लिए है। मुद्दों के लिए होते हैं, और मुद्दों के लिए बातचीत सबसे करनी चाहिए। हमारे कहा कि हमारे पुराने रिश्ते हैं, जब उनसे पूछा गया था इस तस्वीर के बारे में, हम कह रहे हैं कि हमारे तो सबसे रिश्ते हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। हमको हमारा किसी से कोई ऐतराज नहीं है। हमको, हम सत्ता पक्ष से भी बात करते हैं और जो विपक्ष है हम उससे भी बात करते हैं। हम सबसे बातचीत करते हैं। हमारे ओपन दरवाजे खुले हुए हैं सबसे। हमारा पूर्ण रूप से है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इन पर आप बातचीत करो, विकास के इशू पे बातचीत करो, क्या पॉलिसी देश में होनी चाहिए उन पॉलिसी पे बात करो। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या इन चुनावों के दौरान, जब अभी चुनावी अभियान चल रहा है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी किसानों को लेकर राकेश टिकैत करेंगे इस दौरान? अभी तो चुनाव की गाइडलाइंस आ रही है, तो हम उसका कोशिश करेंगे, उसका पालन हम करें। और हमारा इलाहाबाद में 3 दिन का कैंप है, तो उसमें कम भीड़ के साथ में जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हैं हम वहां पर जाएंगे। आज भी एक आंदोलन इलाहाबाद में चला हुआ है। वहां पे धान के करीब 100 ट्रैक्टर अपना बेचने के लिए आ रहे हैं, वो पुलिस ने रोक रखे। अभी उनसे भी बातचीत वहां पर चल रही है। तो जो इश्यू होंगे, हम इश्यू पे बातचीत को तैयार है, आंदोलन होगा तो उस पर भी तैयार है। और जो गाइडलाइंस आ रही है, जो सरकारी कोरोना की गाइडलाइंस आई हैं, हम उस पर पूर्ण रूप से काम करें, क्योंकि चुनाव ये गाइडलाइंस सरकारी कोरोना है अब की बार, तो ये जरूर आएगा, तो उसका पालन करेंगे हम। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों को 1 साल निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है। ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देना होगा, क्योंकि क्षेत्र के विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे। 1 साल के निलंबन की न्यायिक समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।